समकालीन विश्व राजनीति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसका आज टॉपिक है मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। जैसे ही हम कहते हैं मूलवासी, अर्थात भारत के रहने वाले या किसी जगह के मूलवासी भारत के लोग हैं, तो इसलिए इसे इंडिजीनियस पीपल भी कहेंगे। यानी जैसे ही हम मूलवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हो जाता है पर्यावरण और संसाधन राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं। पर्यावरण को, संसाधनों को और राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि मूलवासी हैं, उन्हीं के लिए राजनीति है, उन्हीं का पर्यावरण है और उन्हीं के संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासियों के लिए एक परिभाषा दी थी। मूलवासी मतलब जहाँ के निवासी होते हैं, इसके लिए एक परिभाषा दी थी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक परिभाषा दी थी। कब? 1982 में मूलवासियों के लिए परिभाषा दी थी और कहा था इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया, यानी मूलवासियों को। इंडिजीनियस पीपल्स का मतलब है वो एक ऐसे लोगों के वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। मूलवासी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है। इन्हें ऐसे मतलब ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में, केवल भारत के लिए नहीं है ये बात, किसी भी देश में, मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, उन लोगों के वंशजों को मूलवासी कहा जाता है। बताया गया है जो मौजूदा देश में लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, फिर भी किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। मतलब क्या है समझें आप। ये मूलवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो लंबे समय से किसी देश में, यानी मौजूदा देश में रहते चले आ रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं वहां लंबे समय से रहते आ रहे हैं, फिर भी किसी बाहर की जाति ने आक्रमण किया और इन्हें अपने अधीन बना लिया। फिर भी किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल के लोगों विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। क्या होता है? मूलवासी ये बहुत दिनों से तो किसी देश में रह रहे हैं, शुरू से ही ये देश में रह रहे हैं किसी में। अब क्या होता है? बाहर की संस्कृति, किसी दूसरे देश की संस्कृति या जातीय मूल के लोग आ जाते हैं। दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग इनको क्या करते हैं, या बाहर के लोग इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, इन लोगों को अपने अधीन बना लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? अधीन होने के बाद भी जो मूलवासी होते हैं किसी देश के, वो क्या करते हैं? आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप, देश की जो संस्था है उनके अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा देश की संस्था के अनुरूप आचरण नहीं करते। देश में क्या कानून है इसकी तरफ भी नहीं देखते हैं, देश के लोगों की कैसी संस्कृति है इससे भी उन्हें मतलब नहीं है, बल्कि वो अपनी स्वयं की संस्कृति, अपनी
अपने नहीं कहते हैं संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। सामाजिक ढर्रे पर, खास सामाजिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के, भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या हैं? फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में, यानी अगर देखा भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वमान्य हित विश्व की राजनीति के संदर्भ में क्या है? यानी भारत को ले लो, भारत के साथ साथ विश्व के विभिन्न हिस्सों में 30 करोड़ मूलवासी हैं। कितने हैं? 30 करोड़ भारत के और अन्य देशों के मिलाकर के 30 करोड़ मूलवासी हैं जो उसी देश के निवासी रहे हैं या उनके वंशजों के, मतलब ऐसे लोगों के वंशज हैं जो बहुत उस देश में बहुत दिनों से रह रहे हैं। फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। फिलीपींस में कितने रहते हैं? फिलीपींस के यहाँ का एक क्षेत्र है फिलीपींस का और इसका नाम है कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा क्षेत्र में कितने रहते हैं? 20 लाख। कौन रहते हैं? मूलवासी, इंडिजीनियस पीपल्स रहते हैं 20 लाख। चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। चिली में 10 लाख ये मूलवासी है चिली के। इसके बाद अगली अपन देखते हैं बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख। बांग्लादेश चटगांव ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां 6 लाख। यानी 6 लाख आदिवासी। उत्तर अमेरिका मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूरब में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते। मतलब इतनी संख्या है विश्व में इनकी मूलवासियों की। इसके बाद जैसे अन्य समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने लिए आंदोलन चलाते हैं सुविधाओं के लिए, इसी प्रकार मूलवासियों ने भी कई आंदोलन चलाए हैं, कई संघर्ष हैं। इनके अपने एजेंडे हैं, अपने अधिकार हैं। वो क्या चाहते हैं वो उनका अपना अधिकार है, उनके एजेंडे हैं। तो इनने भी कई आंदोलन विश्व में चलाए हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मतलब विश्व में मूलवासियों की जो आवाज़ उठी है तो वो तो इसलिए उठी है कि हम भी विश्व के अन्य लोगों की तरह हमें भी दर्जा प्राप्त हो। जैसे और लोगों को दर्जा प्राप्त है, हम लोगों को, सामान्य लोगों को दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार मूलवासियों को भी दर्जा प्राप्त हो। अगर आप समझ सकते हो तो हमारे देश के आदिवासी मूलवासी की श्रेणी में आते हैं, हम लोग नहीं। वो यहाँ के ऐसे लोगों के वंशज हैं जिनकी कई पीढ़ियाँ सैकड़ों वर्षों से यहीं रहते आए हैं, इसलिए उन्हें मूलवासी कहा जाता है। वो अपनी संस्कृति, अपने अधिकार, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उनका भी वो आंदोलन जो चल रहे हैं उनका है विश्व बिरादरी में हम सभी लोग समान हो जाएं। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में हैं। यानी सबसे ज़्यादा मूलवासी कहाँ मिलेंगे आपको? दक्षिण अमेरिका, जिसमें दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है, बहुत सारे देश यहाँ। अफ्रीका महाद्वीप में भी मूलवासी आपको मिल जाएंगे, यानी जिन्हें हम आदिवासी कह सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें भारत भी आता है और कुछ भारत के बगल से जो पूर्वी क्षेत्र के देश आ जाते हैं वो भी आ जाएंगे।
जहां इन्हीं आदिवासियों या जनजाति का, इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में मूलवासियों को, इंडिजीनियस पीपल्स को क्या कहा जाता है? आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मलेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। यानी ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड, चूंकि आपको पता होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे पड़ जाता है, बिल्कुल जस्ट नीचे न्यूजीलैंड आ जाता है। तो यहां पर न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय क्षेत्रों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। सरकार कहती है कि इनको एक स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए, अपने मूल वास स्थान यानी जहाँ ये रहते हैं पर एक हक की दावेदारी में विश्व भर के मूलवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं, भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम हैं, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और इस मूलवासी के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस राजनीतिक आज़ादी को का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही मुहैया ना कराए। यानी भूमि की हानि का मतलब है जो जमीन थी उस पर अब मकान बनने लगे हैं, अब वो भूमि नहीं बची है, वो आवास बन चुकी है और जंगलों को काटा जा रहा है। इससे आदिवासी या मूलवासियों की जगह समाप्त होती जा रही है, उनके रहने का स्थान समाप्त हो रहा है। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। भारत की जो जनसंख्या है उसका 8% है कौन है? मूलवासी हैं, जिन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। कुछ घुमंतु जनजातियां, ऐसी जनजातियां जो भ्रमण करती रहती हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकांश जो जनजातियां हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं वो पूरी की तरह यानी पूरी तरह से खेती पर उनका जीवन यापन होता है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन, ब्रितानी का मतलब है ब्रिटिश उपनिवेश शासन के आते ही, शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदाय का सामना बाहरी लोगों से हुआ। मतलब पहले तो सदियों से जितनी ज़मीन पर चाहे खेती कर सकते थे, जंगल इनका निवास स्थान था और वहाँ जितनी ज़मीन पर चाहे उतनी पर ये खेती कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ब्रितानी हुकूमत आई यहाँ पर, अंग्रेज़ों का उपनिवेश यहाँ हुआ ब्रिटेन का, तो इन्हें विदेशी लोगों से सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ की जनजातीय आदिवासियों को बाहरी लोगों का सामना करना पड़ा और इन्होंने उनकी ज़मीनें भी छीन ली। यहाँ एक चम्मच के द्वारा एक हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है हमारी राजनीति में प्रतिनिधित्व के हिसाब से, क्योंकि प्रतिनिधित्व कितना है इनका? भारत की कुल जनसंख्या का 8%। भारत में कुल जनसंख्या का 8% यहाँ मूलवासी है और इसी आधार पर हमारे संविधान में उन्हें संवैधानिक सुरक्षा हासिल है। लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। देश का विकास जरूर हुआ है, संवैधानिक तो सुरक्षा है उनको, संविधान की तरफ से उन्हें सुरक्षा हासिल है, लेकिन हमारे देश के जितना विकास हुआ है उसका इन्हें कुल लाभ नहीं मिल पाया है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चलीं
और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। यानी सबसे ज़्यादा विस्थापित आदिवासियों को होना पड़ा। विस्थापित का मतलब अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर इनको बसा दिया गया, इनके मूल स्थान पर कोई उद्योग लगा दिया गया या कोई परियोजना चालू कर दी गई और इनका जो मूल स्थान था वहाँ से जाकर के इन्हें दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया, बसा दिया गया इनको। तो सबसे ज़्यादा विस्थापन का जो सामना करना पड़ा वो मूलवासियों को ही करना पड़ा। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश में जब भी विकास हुआ सबसे पहले मूलवासियों को, आदिवासियों को ही विस्थापित किया गया, चाहे वो बंगाल में कारखाने लगाए गए हों या फिर बंगाल में संथाल और पहाड़िया लोग हों। पहाड़िया लोगों को संथालों ने खदेड़ दिया था जंगल की तरफ। तो सबसे ज़्यादा विस्थापित हुए थे कौन? मूलवासी। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से बहुत सारे मुद्दे जुड़े हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 70 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। 1970 का दशक जब आया तो विश्व के विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो मूलवासी रह रहे थे, इनका आपस में क्या हुआ? संपर्क बढ़ने लगा। एक दूसरे से संपर्क हुआ। विश्व के, भारत नहीं बल्कि विश्व के देशों के जो मूलवासी थे, आदिवासी थे, सैकड़ों वर्षों से वहाँ के निवासी थे, उनका आपस में संपर्क बढ़ने लगा। इससे इनके साझे अनुभवों और सरकारों को एक शक्ति मिली। साझे अनुभव हुए, सरकारों को शक्ति मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स का गठन हुआ। यानी 1975 में एक गठन हुआ, उसका नाम था 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स, इंडिजीनियस पीपल्स। ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ। इसको नोट कर लेना। 1975 में हुआ था, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। सबसे पहले किसका? परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। यानी इस संयुक्त राष्ट्र संघ में इसी परिषद को, किसको? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दे दिया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अपना परामर्श दे सकती थी। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम अति शीघ्र आपसे मिलेंगे। कमिंग सून।